Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्विक रिवीजन सीरीज पार्ट 5, जो कि आपके अपकमिंग छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 12 मई हो चुकी है। आप सभी को पता होगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है वो 13 मई को होने वाला है। यानी कि अब जो है ये क्विक रिवीजन सीरीज हमारा बिल्कुल फाइनल है। अगर आप लोगों ने हमारी ये कंप्लीट सीरीज को फॉलो किया है, जितने भी एमसीक्यू सीरीज हम लेकर आए हैं इनको फॉलो किया है, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको हमेशा से दी हैं उनको फॉलो किया है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड आप लोगों को कल ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाला है, इस चीज़ की भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के जो 15 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्विक रिवीजन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन पैकेज, जिसमें हम आपको देते हैं फुल सिलेबस शॉर्ट नोट्स। तो इस शॉर्ट नोट्स में हमने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जिनको अगर आप लोग लास्ट के एक दिन में भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं। साथ ही 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, ये गारंटीड क्वेश्चंस हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का हमें ये फीडबैक आया था कि 30 to 40 क्वेश्चंस, 50 में से 30 to 40 क्वेश्चंस एज इट इज़ उनके पीएचडी एग्जाम में पूछे गए थे हमारे इसी कंटेंट से। तो अगर आप लोग इस कंटेंट को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी प्रोग्राम में बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हो। इस कंप्लीट रिवीजन पैकेज की फ़ी है सिर्फ 599 रुपीज़। इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग से। यहाँ पे दो सेट दिए गए हैं रिसर्च टाइप्स का, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवेल्युएशन रिसर्च से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। दूसरा बोलता है डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थियोरी बिल्डिंग, improving an existing situation through use of intervention, and exploring the possibility of a theory for use in various situations। इस क्वेश्चन को भी हिंदी में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहले आप लोग इसको देख लो, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन है एनरिचिंग टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस पूछी गई हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जहाँ पे रिसर्च टाइप्स बताया था तो आप इसका आंसर दे सकते हो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च की। यहाँ पे बोला गया है कि डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थियोरी बिल्डिंग। जहाँ पे भी हम लोग थियोरी बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ नॉलेज को कलेक्ट किया, सिर्फ थियोरी उसके बारे में देखी, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके कहीं नहीं देखा, ठीक है, उस नॉलेज का यूज़ कहीं भी नहीं किया, तो वहाँ पे हमेशा फंडामेंटल रिसर्च रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में बोला गया है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशंस। थ्योरी को जो हम यूज करते हैं बहुत सी सिचुएशंस में, वो हम करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च के केस में, ठीक है। थ्योरी को हमने डेवलप किया फंडामेंटल में, थ्योरी को हमने यूज किया अप्लाइड रिसर्च में। नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोगों को इम्प्रूव करना है। अब जैसे मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल देती हूँ, स्कूल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल में या स्कूल में कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उसको इमीडिएटली सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इम्प्रूव करना पड़ता है हमें उसे एग्जिस्टिंग सिचुएशन को अपने पुराने नॉलेज को यूज़ करके, तो वहाँ पे हमेशा एक्शन रिसर्च यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट आता है इवेल्युएशन रिसर्च। इसका मतलब है फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, ठीक है, यानी कि इवेल्युएट करते हैं हम, किसी एक्सटेंट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से है अगेन, हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसफिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड फ्यूचर एक्शन। तो यहाँ पे इसके लिस्ट बी में बेसिक सी टर्म्स दी गई हैं जो कि इससे रिलेटेड है, पास्ट इवेंट्स, विजन,
प्रेजेंट इवेंट्स या फिर एक्सेप्शनल केसेस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देख सकते हो आप लोग, जितने भी ऑप्शन नंबर ए है सबका फर्स्ट के साथ कनेक्शन है, और नहीं भी होता तो भी आप देख सकते थे, जहाँ पे भी हिस्ट्री की बात आती है वहाँ पे पास्ट होता है, ठीक है, हमारा भूतकाल होता है, इतिहास के साथ भूतकाल रिलेटेड होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें आता है हिस्टोरिकल मेथड यानी कि पास्ट इवेंट्स। उसके बाद आता है सर्वे मेथड यानी कि विजन से रिलेटेड। अब हम किसी टॉपिक के बारे में सर्वे कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे कुछ चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो हमारा विजन होना चाहिए, हम लोगों को सामने पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, किस मकसद से हम यहाँ पे आए हैं, क्या हमारा एम है। अगला है फिलोसफिकल। इसमें क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल में हम प्रेजेंट इवेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंटली अवेलेबल है उसी चीज़ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च डिजाइन इज स्पेशली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन रिसर्च। ठीक है, सो रिसर्च डिजाइन का यहाँ पे हमें बताना है कि क्या यहाँ पे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन का मेन एम सैम्पल सिलेक्शन यानी कि नमूनों का चयन करना होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान, डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड चॉइस ऑफ अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। सो मेन फीचर्स क्या होते हैं हमारे रिसर्च डिज़ाइन के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1, 2 एंड 3, कि सैंपल को सेलेक्ट करना भी रिसर्च डिज़ाइन में आता है। उसके बाद प्लान को कैसे फॉर्मुलेट करना है, अपनी योजना की कैसे तैयारी करनी है, किसकी योजना की बात करते हैं, रिसर्च शुरू करने की जो प्लानिंग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। एंड लास्ट है डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन, यानी कि अब हमने प्लानिंग तो कर ली, अब हमने देखना है कि कैसे हम लोग अपनी रिसर्च को शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च स्टडी इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। सो कौन से रिसर्च की स्टडी की यहाँ पे बात की गई है जो कि इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग पे फोकस करती है, एंड मोर अटेंशन होता है उसका फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन पे, ठीक है, यानी कि उसका अधिक ध्यान किस पे दिया जाता है, सामान्यीकरण के निर्माण पर किया जाता है। तो हिस्टोरिकल ऑफ स्टडीज, सर्वे स्टडीज, philosophical studies, ethnographic studies, hypothetical deductive studies एंड ex post facto study। तो यहाँ पे कौन सा वो ऐसा टाइप है जो कि जर्नलाइजेशन के फॉर्मुलेशन पे फोकस करता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च इज ऑलवेज। तो अनुसंधान हमेशा क्या करता है, वेरीफाई करता है अपने पुराने नॉलेज को। सो रिसर्च क्यों करते हैं, अपने पुराने नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की खोज के लिए, फाइंडिंग द गैप बिटवीन द नॉलेज, अपने ज्ञान के बीच की जो खाई है उसको भरने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपने ज्ञान के बीच का जो गैप आ जाता है ना, उसको फिल अप करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कि ये जितने भी ऊपर के 3 ऑप्शंस हैं ये सभी रिसर्च की एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉज at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is। तो वो कौन सी रिसर्च है जो कि फील्ड ऑफ स्टडी में यूज की जाती है, टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडिया, एक प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल क्लियर आइडिया अगर हमें चाहिए, अधिक स्पष्टता हमें चाहिए, तो कौन से रिसर्च को यूज किया जाता है, अप्लाइड, एक्शन, एक्सपेरिमेंटल, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो इसका आंसर तो मैंने दे दिया, एक स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगेन वही प्रोसेस है कि आप लोगों को आंसर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर से आप लोग देख सकते हो, या फिर गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हो, एंड मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए मैं इतना फोर्स करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इज कंडक्टेड टू, रिसर्च को क्यों किया जाता है, जनरेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान के उत्पत्तन के लिए, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए,
स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया है, देखो हल्की सी स्टेटमेंट्स में चेंजेस है, क्वेश्चन वही है, ठीक है। नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, यानी कि एक सिद्धांत विकसित करने के लिए नहीं होता है। रिसर्च की एक डिग्री चाहिए हमें सिर्फ, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि अपना जो एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका पुनर्व्याख्या करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1, 3 एंड 4। ठीक है, सो ये 3 रीजंस हैं कि क्यों हम लोग रिसर्च को करते हैं। एंड यहाँ पे लिखा गया है नॉट टू डेवलप अ थ्योरी, एक्चुअली रिसर्च की जाती है टू डेवलप अ थ्योरी। अगर यहाँ पे डेवलप अ थ्योरी लिखा होता तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन, हिट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट पॉपुलेशन, विषम जनसंख्या, द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, सो अगर डिफरेंट तरह की हमारे पास पॉपुलेशन है, यानी कि उसमें थोड़े छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, मेल्स हैं, फीमेल है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, हर एक तरह के लोग हैं उसमें, तो कौन सी रिसर्च सैम्पलिंग हम यूज कर सकते हैं? क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, कन्वीनियंट या फिर लॉटरी मेथड। ये मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ एंड आई गेस कि आप लोगों को इसका आंसर पता है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी तो मैं आंसर बताऊंगी, लेकिन ऑनेस्टली आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को इसका आंसर पहले से पता था। मैं गारंटी देती हूँ जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, कॉमन पॉपुलेशन, यानी कि बहुत मिक्सचर टाइप की पॉपुलेशन होती है, उसमें से सबको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे मेल्स को अलग कर देंगे, फीमेल अलग, बच्चे अलग, एक एज ग्रुप के पीपल को अलग कर देंगे, ठीक है, हाइट वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इनको। तो इस चीज को बोला जाता है स्ट्राटा, ठीक है, इस चीज को बोला जाता है स्ट्राटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च। तो कौन सी वो श्रेणी है जिसको विकासात्मक अनुसंधान की कैटेगरी में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है फिलोसॉफिकल रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो जहां पे हम लोग डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है, कहीं पे हम कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे काम की डेवलपमेंट हो रही है, तो उस चीज को बोला जाता है फिलोसॉफिकल, एक्शन, डिस्क्रिप्टिव। तीनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों टाइप के रिसर्च जो हैं, यहाँ पे हम जब रिसर्च करते हैं, ये मेथड जब यूज करते हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि हम धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक फेज ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो कौन सा वो तरीका है जिसमें हम लोग रिसर्च प्रोसेस को कौन सा स्टेप है वो जो रिसर्च प्रोसेस में हम यूज करते हैं इसको स्टार्ट करते हुए? सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट अ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोतों को खोजना। सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उसी से जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक पर सर्वे करना। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि समस्या की पहचान करना कि क्या समस्या है एंड क्या हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, या जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना। तो फर्स्ट स्टेप रिसर्च प्रोसेस का हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये भी आप लोगों को डेफिनेटली आंसर आता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कि प्रॉब्लम को लोकेट करना है एंड इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप्स आर मेंट फॉर, कार्यशालाएं किस लिए रखी जाती हैं, क्यों होती हैं ये? लेक्चर्स देने के लिए, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स होते हैं इसमें, शो केस न्यू थियोरीज, हैंड ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो वर्कशॉप जहाँ पे हम कुछ काम करते हैं, अब कुछ काम करते हैं इसका मतलब है हम प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, खुद से हम कहीं पे जा करके काम करते हैं, होता है ना, हम खुद जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, तो वो होता है वर्कशॉप में। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। जब एक रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन, यानी कि अनुमान जो हम लगाते हैं, परिकल्पना का निरूपण जो हम करते हैं,
उसको किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो फॉलो करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के साथ। नेक्स्ट है गुड रिसर्च एथिक्स, अनुसंधान नैतिकता का अर्थ क्या है? ठीक है, सो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका आंसर है असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी रिसर्चर ओनली, रिसर्च स्टूडेंट ओनली। ठीक है, सो रिसर्च एथिक्स हमें बोलती है कि एक टॉपिक सिर्फ एक पर्सन को दिया जाए रिसर्च करने के लिए, या फिर हो सकता है कि दो दो का ग्रुप बना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को सेम ही टॉपिक दे दिया, तो वो रिसर्च हमेशा वेस्ट जाती है। सो इसीलिए ये रिसर्च एथिक्स का मेजर फोकस होता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो गलत कथन की हमें पहचान करनी है। सो पहला स्टेटमेंट बोलता है हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंसेस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो आगे की जांच हमने करनी है तो हाइपोथेसिस उसका बेसिस, उसका स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हाइपोथेसिस अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी असम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, यानी कि परिकल्पना इसकी सच्चाई की किसी भी धारणा के बिना एक तर्क का आधार होता है। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिनन, यानी कि किसी घटना के लिए ये प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। एंड लास्ट स्टेटमेंट बोलती है साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी, यानी कि वैज्ञानिक थ्योरी जो होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं, ये वैज्ञानिक कल्पना ही होती है एक तरह की। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए सोच रहे होगे कि इलॉजिकल सी है। आप लोगों को ये एक बार पढ़ने में भी स्टेटमेंट समझ में नहीं आई होगी कि इसमें बोला गया है कि वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है रिसर्च के केस में। लास्ट क्वेश्चन है थ्रू विच रिसर्च मेथड द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन की बात की गई है, जिसका इफेक्ट होता है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, एंड उसको एग्जामिन किया जाता है विद रेफरेंस ऑफ अ हाइपोथेसिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। अब एक लास्ट होमवर्क आपके लिए ये है कि आप मुझे बताओगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, केस स्टडी एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ वन लाइन में आप इसके एक्सप्लेनेशन जो है कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो। सिर्फ वन लाइन में, ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में। ठीक है, सो फटाफट से इसको आप लोग आंसर कीजिए। एंड ये हमारी आज की कानपुर यूनिवर्सिटी की बिल्कुल लास्ट वीडियो थी। आई होप ये पूरी सीरीज आपने अच्छे से फॉलो की है। जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आज तक आप लोगों को दी है तो आप लोग उनको अच्छे से फॉलो करोगे। एंड स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कल मॉर्निंग में आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग अभी बिल्कुल रेस्ट कीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल काम कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत तैयारी की ज़रूरत है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये सिर्फ क्विक रिवीजन सीरीज या फिर हमारे एमसीक्यू सीरीज को एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो अपनी फाइनल रिवीजन के लिए। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर फाइनल मोमेंट में भी आप लोगों को कोई इश्यूज हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।